अगला टॉपिक है इसी में, वह है आपका प्रत्यक्ष कर के दर में कमी। इसको भी गौर से, यह सवाल कई बार पूछता है। प्रत्यक्ष कर के दर में कमी। प्रत्यक्ष कर हमने बताया ही है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं? वह कर जो जिसके ऊपर लगाया जाए और उसकी भरपाई या पूर्ति वही व्यक्ति या संस्था करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कर। तब प्रत्यक्ष कर में क्या आ सकता है? इनकम टैक्स, आयकर। अब देखिए इसका प्रभाव क्या हो। जैसे मान लीजिए कि जैसे ही समय आता है किसका? बजट का, तो हमको आपको पूछा जाता है कि आप इस बजट में क्या चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं? जो सरकार हमारे ऊपर इनकम टैक्स लगा रही है उसमें क्या होनी चाहिए? कुछ कमी होना चाहिए, कॉन्सेशन मिलना चाहिए। तब मान लीजिए सरकार वर्तमान में 2.5 लाख रुपया तक या 3 लाख कर दीजिए, सरकार 3 लाख रुपया तक जो है वह किसी प्रकार का क्या नहीं लेता है? कर नहीं लेता है। कि अगर किसी भी व्यक्ति का पर ईयर इनकम 3 लाख रुपया होगा तो हम उससे टैक्स नहीं लेंगे। अब इस वर्ष हमारे आपसे पूछा गया, हमने कहा कि सरकार को टैक्स की जो स्लैब है उसमें क्या करना चाहिए? वृद्धि करना चाहिए, छूट और अधिक देना चाहिए। तो मान लीजिए अब सरकार ने क्या किया? इसको बढ़ाकर कर दिया कितना लाख? 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपया तक का जो प्रत्यक्ष कर होगा उस पर क्या होगा? टैक्स नहीं लगेगा। तो अब गौर से समझिएगा, पहले कितना था? 3 लाख, अब कितना छूट दे दिया? 4 लाख। तो जो व्यक्ति पहले 4 लाख रुपया का इनकम टैक्स भरता था तो 3 लाख तक फ्री था। अगर 1 लाख पर वह, समझने का प्रयास करिएगा, 10,000 रुपया टैक्स जमा करता था, तो इस वित्तीय वर्ष यह 10,000 रुपया उसको जमा करना होगा? नहीं करना, क्योंकि सरकार कहां तक छूट दे दी? 4 लाख। तो यह 10,000 रुपया अब उसको सरकार को नहीं देना होगा दोस्त। तो यह 10,000 रुपया से उस व्यक्ति का परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो यह 10,000 से अगर उसकी क्रय शक्ति में वृद्धि होगी तो जिस वस्तु के लिए वह 10,000 अब खर्च करेगा उसका मांग क्या होगा? बढ़ेगा। अब मांग बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? बढ़ेगी। तब प्रत्यक्ष कर के दर में कमी करना या समाप्त करना मुद्रास्फीति में भी क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है। तो यह था प्रमुख कारण किसका? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का। दूसरा है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, कॉस्ट के आधार पर। दूसरा है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। तो यहां मांग की जगह क्या कर देंगे? लागत। अब लागत प्रेरित मुद्रास्फीति मतलब जैसे ही आप जाएंगे वस्तु खरीदने वगैरह, कहेंगे कि 10 रुपया 20 रुपया कम, तो क्या कहता है कि इतना लागत भी नहीं है। अब पहले वाला कमीशन बचा नहीं। अर्थात वैसा सिचुएशन जिस सिचुएशन में वस्तु के उत्पादन का ही कॉस्ट क्या कर गया हो? बढ़ गया हो, लागत बढ़ गया हो, तो उस कारण अगर वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगा, मतलब अर्थात वस्तु का परचेजिंग पावर क्या होगा? बढ़ेगा। मांग बढ़ेगा और मुद्रा का परचेजिंग पावर में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो क्या होगा? लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। तो लिखिए, जब वस्तु के निर्माण में लागत मूल्य में वृद्धि हो, और उसके पश्चात वस्तु के मूल्य में या कीमत में,
और उसके पश्चात वस्तु के मूल्य या कीमत में वृद्धि दिखलाई पड़े तो इस कारण जो स्थिति उत्पन्न होता है, तो इस कारण जो स्थिति उत्पन्न होता है उसे हम लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला लिखेगा, निम्नलिखित कारणों से लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है। पहला, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि। कच्चे माल की कीमत में वृद्धि। कच्चा माल, रॉ मटेरियल। अब कच्चे माल की कीमत में तो आप जानते हैं कि अगर जो वस्तु के निर्माण में बस कच्चा माल ही कॉस्ट हो, मान लीजिए इसके निर्माण में रुई है, प्लास्टिक है, तो इसके लिए अगर जो कच्चा माल का निर्माता है वो कॉस्ट बढ़ाएगा तो जो उस कच्चे माल से वस्तु का निर्माण करेगा वो भी क्या करेगा, वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर देगा। दूसरा है श्रमिक के वेतन में वृद्धि। अगर मजदूर कहे श्रमिक के वेतन में वृद्धि, अगर मजदूर कहे कि हम क्या करेंगे, अपनी मजदूरी का दर बढ़ा देंगे, तो मजदूरी का दर बढ़ाएगा और निर्माता को वस्तु का निर्माण करना ही है तो वो क्या करेगा, श्रमिक को जो भी मांग है उतना पूर्ति करेगा और उसका पैसा बैठा देगा किस पर, वस्तु के निर्माण पर। तो उससे क्या हो जाएगा, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी। तीसरा है सरकार के द्वारा, तीसरा है सरकार के द्वारा उत्पादन कर, या वर्तमान कह सकते हैं अप्रत्यक्ष कर के दर में वृद्धि। सरकार अगर अप्रत्यक्ष कर या उत्पादन कर में क्या कर देगी, वृद्धि कर देगा, तो ऑब्वियस है निर्माता क्या करेगा, वस्तु पर उसको बैठा देगा और वस्तु क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। अगला है वह है आपका व्यापारियों के द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाने की इच्छा। व्यापारियों के द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाने की इच्छा। अब व्यापारी को अधिक से अधिक लाभ कमाना हो, जिसका सटीक उदाहरण है रेलवे स्टेशन वगैरह पर चले जाइए। पानी का बोतल अगर बाहर में 10 रुपये 15 रुपये या 20 में मिल रहा है तो वहां पर क्या करता है, जैसे ही डिमांड बढ़ जाती है 20 रुपये की वस्तु 25 रुपये 30 रुपये में बेचता है। अब 25-30 में बेचेगा, अर्थात उसकी क्षमता क्या हो गई, लाभ अधिक से अधिक कमाना चाह रहा है, तो वस्तु का मांग बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है, तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, तो लागत प्रेरित मुद्रास्फीति की जो है वह इन कारण से वृद्धि होता है। अगला है घाटा प्रेरित मुद्रास्फीति। घाटा प्रेरित मुद्रास्फीति, गौर से इसको समझिएगा। घाटा का मतलब क्या होता है, लॉस। घाटा का मतलब लॉस। तो अगला है वो है आपका घाटा प्रेरित। जैसे हमने पीछे बजट में बताया था कि अपने यहां बजट किस आधार पर होता है, लॉस के आधार पर पारित किया जाता है और उसकी भरपाई जो है वह सरकार विभिन्न माध्यमों से करता है। विभिन्न मतलब हो सकता है आरबीआई को कहे कि कुछ अधिक पैसे को छाप दिया जाए,
हो सकता है कि कहीं पर विनिवेश के माध्यम, विनिवेश मतलब एनटीपीसी गेल सेल के शेयर को बेचकर आय की प्राप्ति कर ले। अब समझिएगा घाटा प्रेरित में क्या होगा, तो सरकार अपने लॉस की भरपाई किस आधार पर करेगी, दो ही आधार पर, जो उसके पास एसेट्स है उसको बेचकर। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आदमी बिजनेस कर रहा है और लॉस में जा रहा है, तो उसकी भरपाई कहां से करता है, उसके पास जो भी जमीन है, जायदाद है या सोना है कुछ है, उसको बेचकर या गिरवी रखकर पैसे की उगाही करता है। ठीक उसी प्रकार से अगर सरकार घाटे में जा रही तो क्या कर सकता है, सरकार घाटे में जाएगी तो कोशिश करेगी कि पहले की अपेक्षा अधिक मुद्रा को छापे। अब पहले की अपेक्षा अधिक मुद्रा को सरकार छापेगी तो बाजार में क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी, और बाजार में अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो क्या हो सकता है दोस्त, इन्फ्लेशन में वृद्धि हो जाएगी। दूसरा हमने कहा कि विनिवेश के माध्यम से अगर सरकार किसी कंपनी का शेयर वगैरह बेचेगी तो सरकार कंपनी का शेयर को बेचने का प्रयास करेगा, तो व्यक्ति का पैसा पहुंच जाएगा सरकार के पास, उसको सरकार विभिन्न माध्यम से पुनः किसके पास भेज देगा, लोगों के पास, तो लोगों का परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यह होता है घाटा प्रेरित मुद्रास्फीति। तो लिखिएगा, जब सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के घाटा को कम करने के लिए, विभिन्न प्रकार के घाटा को कम करने के लिए आरबीआई से नोट जारी करने का, आरबीआई को नोट जारी करने का आदेश देता है, तो इस स्थिति में बाजार में पैसे की अधिकता हो जाएगी, बाजार में पैसे की अधिकता हो जाएगी और घाटा प्रेरित इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, घाटा प्रेरित इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इसका जैसे हमने वहां कारण बताया, तो इसका मुख्य कारण होता है प्रकृति आपदा। जैसे मान लीजिए इस वर्ष अभी आप देखे होंगे तो 3 महीने में जीडीपी क्या हो गया, माइनस में चला गया। अब उसकी भरपाई सरकार कैसे करेगी, इन्हीं सब माध्यमों से करेगी, और जब सरकार इन माध्यम से करेगी तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कारण में लिख सकते हैं प्राकृतिक आपदा के कारण। अब आते हैं मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। अगला टॉपिक होगा वो होगा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। अब दोस्त जो जो हमने कारण बताया उसको नियंत्रित कर ले सरकार, उस पर थोड़ा सा जो है नियंत्रण स्थापित कर दे तो क्या हो सकती है, इन्फ्लेशन नियंत्रित हो जाएगा। तो नियंत्रण करने के लिए 2 तरीका होता है। एक तरीका को कहते हैं प्रत्यक्ष नियंत्रण, और दूसरे को कहते हैं अप्रत्यक्ष नियंत्रण। प्रत्यक्ष नियंत्रण में क्या सब कर सकता है, तब पहला लिखिएगा, वो लिखिएगा वस्तु एवं सेवा के उत्पादन में वृद्धि कर देगा। वस्तु और सेवा का उत्पादन जितना मांग है उतना या उससे अधिक अगर वस्तु का उत्पादन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो पहला प्रत्यक्ष में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि। दूसरा है वस्तु एवं सेवा के लागत में, कॉस्ट में क्या कर दे, कमी कर। कॉस्ट में कमी करेगा, उत्पादक वर्ग क्या करेंगे, निर्माण की संख्या में या उत्पादन की संख्या में क्या कर देगा, वृद्धि कर। तीसरा है निर्यात में प्रतिबंध लगाना। आप देखते होंगे जैसे जैसे ही आलू प्याज के मूल्य में वृद्धि होगा, अभी आप देखे होंगे 3-4 दिन पहले पेपर देख रहे होंगे, सरकार सभी प्रकार के प्याजों के निर्यात पर क्या कर दिया है, प्रतिबंध कर दिया।
अर्थात देश में जितना उत्पादन है उसका उपयोग कहाँ होगा, केवल देश में होगा, तो प्याज के मूल्य में क्या आ जाएगी, नियंत्रण आ जाएगी या कम हो जाएगी। अगला है आयात को क्या करे, प्रोत्साहित करे। देखते होंगे ना कि जब चरम पर पहुंच जाता है कॉस्ट, तो क्या कहा जाता है, सरकार इस देश से प्याज को मंगवा रही, और आशा है कि 1 महीने या 2 महीने में प्याज पहुंच जाएगा, और जैसे ही प्याज यहां पहुंचेगा तो जितना डिमांड है उसकी पूर्ति हो जाएगी, स्वतः क्या हो जाएगा, मूल्य नियंत्रित। अगला है वो है श्रमिकों की मजदूरी निश्चित कर देना। अगर उत्पादक वर्ग श्रमिक का मजदूरी निश्चित कर देता है कि हम साल 2 साल 4 साल 5 साल तक इतना ही रकम आपको अदा करेंगे, तो श्रमिक को पता है कि उसे इतना ही रकम मिलेगा, तो वह किसी प्रकार का क्या कर सकता है, अपोज नहीं करेगा, और उत्पादन होगा, तो मूल्य में क्या आ जाएगी, स्थिरता आएगी वस्तु के मूल्य। अगला है व्यापारियों के लाभ को क्या कर दिया जाए, सीमित कर दिया जाए कि इतना प्रतिशत से अधिक आप लाभ नहीं ले सकते। और अंतिम है प्रत्यक्ष में काला बाजारी पर नियंत्रण। हमारे यहां वस्तु रहता है, वस्तु सर गल के फेंका जाता है, फिर भी हम उसको बेचते नहीं है। तो अगर काला बाजारी पर भी नियंत्रण कर लिया जाए तो क्या हो सकता है, मुद्रास्फीति नियंत्रित हो सकता है। तो यह था आपका प्रत्यक्ष रूप से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। अगला है वो है अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। तो अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, तो पहला कारण आपको याद होगा, आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति जारी करना। याद है ना, मौद्रिक नीति बताए हैं बैंकिंग वाले में, क्या करता है, SLR, CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसके दर में कमी या वृद्धि, तो उस माध्यम से भी इन्फ्लेशन क्या हो जाता है, नियंत्रित हो जाती है। तो पहला होगा अप्रत्यक्ष रूप से, वो होगा आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति जारी कर। आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति जारी कर। दूसरा है वो है आपका प्रत्यक्ष कर के दर की सीमा में वृद्धि। प्रत्यक्ष कर के दर की सीमा में वृद्धि, अभी बताए थे 4 लाख रुपया या 5 लाख, अगर घटा जाएगा तो लोगों का परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो मान लीजिए 3 लाख तक छूट था उसको कम कर दे 2.5 लाख 2 लाख, तो लोगों का परचेजिंग पावर गिरेगा, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन नियंत्रित। अगला है सार्वजनिक व्यय के खर्च में कमी। सार्वजनिक व्यय क्या हो सकता है, जैसे सुनते होंगे ना कि सरकार सब्सिडी में इतना कुछ दे दिया, सरकार सब्सिडी में बहुत कुछ दे दिया, और कर देने वाले की संख्या क्या है, कम है, अर्थात सरकार के पास पैसा क्या होता है, कम पहुंचता है। तो सरकार के पास पैसा कम पहुंचेगा तो स्थिति क्या है, तो जो सरकार का सार्वजनिक खर्च है उस पर नियंत्रण कर ले, तो मुद्रास्फीति पर क्या आ जाएगा, नियंत्रण। अगला है वो है बचत दर में क्या करना, वृद्धि। आप जो टिप्स वगैरह देते हैं उसमें क्या कर लें, कमी कर दें, तो आपका बचत क्या होगा, बढ़ जाएगा। फिजूल खर्चा को नियंत्रण कर लें, बचत दर में क्या आ जाएगी, वृद्धि होगी। अगला है ऋण योजना को उत्पादन की गतिविधि में लाना। जैसे आप देखे होंगे कि सरकार कुछ समय पहले कही थी, मुद्रा योजना के तहत जो भी स्टार्टअप डालने वाले हैं या बिजनेसमैन है वो ऋण ले सकते हैं। अब ऋण लेकर लोग बिजनेस करेगा तो बिजनेस करने के बाद क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगा, और वस्तु का मांग की अपेक्षा उत्पादन क्या होगा, होने लगेगा, तो इन्फ्लेशन में स्वतः क्या आ जाएगी, नियंत्रण। और अंतिम है वो है आपका हो गया ऋण योजना में कमी। अगला जो पॉइंट है इसमें वह आपका क्या होगा, तो मुद्रास्फीति होने से कौन लाभान्वित होता है और कौन लाभान्वित नहीं होता। अक्सर यहां से सवाल पूछता है, आप देखते होंगे हिंदी में, तो ऋणी को लाभ होता है या ऋणदाता को लाभ होता है, व्यापारिक वर्ग को क्या प्रभावित करे। तो अगला टॉपिक अपने कॉपी में नोट कीजिएगा और उसको क्या नाम दीजिएगा, मुद्रास्फीति से, 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 मुद्रास्
लाभान्वित या हानि, लाभान्वित या हानि प्राप्त करने वाला। अब इसको गौर से समझिएगा दोस्त। एक है समझने का प्रयास, किसको लाभ और किसको हानि, एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया ऋणी, ये हो गया ऋण दाता। ऋणी का मतलब होता है जो लोन लिया, मतलब डेटर की क्रेडिटर, डेटर, और वो क्या आ जाएगा क्रेडिटर, जो लोन दिया। तो मान लीजिए इसको ए और इसको बी, या क्या क्या लोन लिया, हम लिख देते हैं यहां लोन या कर्ज लेने वाला, यहां लोन या कर्ज देने वाला हो गया। तो समझिएगा, मान लीजिए बी ने ए को 100 रुपया दिया। कितना दिया? 100 रुपया दिया। जैसे ही ए 100 रुपया प्राप्त करता है दोस्त, तो उस समय या उस दिन इन्फ्लेशन का दर 4% था। कितना था? 4%। ये क्या किया, इस 100 रुपये से 100 वस्तु को खरीद लिया। कितना वस्तु खरीदा? 100 वस्तु खरीद लिया। अब उस वस्तु से अपना व्यापार करना प्रारंभ करता है, धीरे धीरे व्यापारिक कार्य को संपन्न करता है। कुछ समय के बाद जो भी हो, 1 दिन हो, 2 दिन हो, महीना हो, 2 महीना हो, साल भर हो, अब क्या करेगा, ए किसको पैसा लौटाएगा? बी को। अब ए जो है वो गया किसको देने? बी को। लिया था कितना? 100 रुपया, तो देगा कितना? 100 रुपया। अब बी को ए ने 100 रुपया दे दिया। अब जब बी को इसने 100 रुपया दिया, तो बी क्या किया? वह भी बाजार गया वस्तु खरीद। किसी कारणवश यह इन्फ्लेशन जो है वो बढ़कर 4 मान लीजिए 60 हो गया। कितना हो गया? 4.60 बढ़कर क्या हो गई? इन्फ्लेशन। अब जब इन्फ्लेशन बढ़ा, तो जो वस्तु 100 रुपया में कितना प्राप्त हुआ? 100 प्राप्त हुआ। अब यहां वही वस्तु 100 रुपया में 100 प्राप्त होगा? नहीं होगा। 99 हो सकता है, 99.5 हो सकता है, 99.99 हो सकता है, लेकिन 100 क्यों नहीं होगा? इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। तो समझने के लिए कि वह व्यक्ति क्या किया, मात्र 90 वस्तु खरीद पाया। अब 90 वस्तु खरीदा, तो गौर से समझिएगा, इसको लाभ हुआ कि हानि? एको लाभ हुआ, क्योंकि जो 100 रुपए का परचेजिंग पावर उस समय था, वह अब इसको क्या हो गया? हानि हुआ, क्योंकि उस समय जो परचेजिंग पावर है वो वर्तमान में नहीं है। तो ऋणी को क्या हुआ? लाभ, और ऋणदाता को क्या हुआ? हानि। जो भी पूछे उसको इस तरीके से सोचकर अगर आप देखेंगे तो आसानी से प्रॉफिट और लॉस को छांट सकते हैं। नहीं तो कुछ जो सवाल पूछा जाता है उसको हम लिखवा रहे हैं, किसको लाभ और किसको हानि। तो 2 कॉलम में बांट लीजिए, एक कॉलम में लाभ को डालिए और दूसरे कॉलम में हानि को डालिए। तो लाभ में पहला लिखेगा क्या? ऋणी, जो ऋण लिया, ऋणी लाभ होगा। अभी लाभ में ही सारा लिखेगा। दूसरा उत्पादन वर्ग। उत्पादन वर्ग को कैसे लाभ होगा दोस्त? कि जब यह उत्पादन किया तो 100 रुपया में किया, और जब बेचने का टाइम हुआ इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लाभ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो उत्पादन वर्ग। तीसरा अमीर वर्ग। अमीर वर्ग, अमीर में क्या होगी? अमीरों की संख्या में वृद्धि होगी कि नहीं होगी?
होगी। अगला, व्यापारिक वर्ग लाभान्वित होंगे। व्यापारिक वर्ग अस्थिर आय वाले। अस्थिर आय का मतलब आज कोई 100 रुपया कमाया, कल 200 कमाया, परसों 400 कमाया, तो वो लोग लाभान्वित होंगे। अगला, सार्वजनिक खर्च में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। सार्वजनिक खर्च जो है उसमें वृद्धि। आयात में वृद्धि, आयात में वृद्धि, और अंत में रोजगार में भी वृद्धि होगा कुछ हद तक। रोजगार में वृद्धि। अब के रोजगार में कैसे वृद्धि? वस्तु का बार बार डिमांड बढ़ रहा है तो काम करने वालों की संख्या क्या करेगा? उत्पादक वर्ग बढ़ा लेगा। अब आइए लॉस में, तो उल्टा कर दीजिए, ऋणी को लाभ तो ऋणदाता को हानि, देने वाले को हानि। उपभोक्ता वर्ग को क्या होगा? हमें आपको क्या होगा? उत्पादन के उल्टा क्या हो जाएगा? उपभोक्ता। उपभोक्ता को क्या हो जाएगा? लॉस। वहां अमीर था, यहां गरीब वर्ग हो जाएगा। वहां अमीर, यहां गरीब वर्ग। वहां व्यापारिक वर्ग, तो यहां पर क्रेता, जो हम और आप हो गए, जो भी वस्तु खरीदने वाला होता है, क्रेता। उसके बाद स्थिर आय वाले, जिसका फिक्स इनकम है। उसके बाद सार्वजनिक बचत में कमी, खर्च बढ़ेगा तो बचत में क्या आ जाएगी? कमी। निर्यात में वृद्धि, वहां आयात में क्या था? वृद्धि, यहां पर क्या हो जाएगा? निर्यात में वृद्धि। और अंत में पेंशन भोगी को हानि होगा। जो पेंशन वगैरह प्राप्त करने वाले हैं उनको हानि हुआ। यही अक्सर सवाल, और सबसे ज्यादा यही वाला सवाल पूछता है इंग्लिश। आशा करते हैं समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए तो आप हमें बताएं, हम आपको दोबारा कोशिश करेंगे कुछ अन्य उदाहरण देकर समझा सकें। अब आते हैं, वो आता है मुद्रास्फीति की माप। कैसे मुद्रास्फीति को मापा जाता है? तो हमारे यहां जो भी वस्तु का माप वगैरह किया जाता है वो दो ही मूल्य पर किया जाता है। किस मूल्य पर? तो पहला है वो है फिक्स जो प्राइस है उसके आधार पर, और दूसरा चालू जो करंट है उसके आधार पर। तो लिखिए मुद्रास्फीति की माप। मुद्रास्फीति की माप डैश देकर मुद्रा सूचकांक या प्राइस इंडेक्स। मुद्रा सूचकांक या मूल्य सूचकांक या प्राइस इंडेक्स के आधार पर मुद्रास्फीति का गणना निम्नलिखित तरीके से किया जाता है। तो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? पीआई मतलब प्राइस सूचकांक, पीआई चालू या करेंट अवधि माइनस पीआई प्राइस इंडेक्स पिछले अवधि। बट्टा में पीआई पिछले अवधि गुने 100। इस आधार पर अगर हम निकाल लेंगे तो क्या होगा? इन्फ्लेशन की माप प्राइस इंडेक्स पर प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए चालू अवधि में 500 है समझने के लिए, और इसमें कितना है? मान लीजिए 100 है, बट्टा में 100 और मल्टीपल में 100।
तो घट के कितना होगा 400 बट्टा 100 मल्टीपल 100, खत्म। कितना हो जाएगा 4% इन्फ्लेशन दर वगैरह हो जाएगा। हो गया। अब लिखिए भारत में मुद्रास्फीति के माप, भारत में मुद्रास्फीति के माप के रूप में थोक मूल्य सूचकांक को शामिल किया गया। थोक मूल्य सूचकांक को शामिल किया गया, लेकिन मुद्रास्फीति थोक मूल्य के साथ साथ चालू मूल्य पर भी प्राप्त किया जाता है। लेकिन अपने यहां अधिकांशतः किस रूप में होता है, थोक मूल्य पर आंकलन। क्योंकि दोस्त हमने पीछे भी बताया थोक मूल्य में क्या कहता है, एक निश्चित प्राइस ली जाती है। जैसे यह वस्तु जब निर्माण हुआ होगा तो बिहार जाए, झारखंड जाए, असम जाए, एक प्राइस पर जाएगा। लेकिन एक ही राज्य में विभिन्न जो जगह है वहां पर क्या हो जाता है, प्राइस परिवर्तित। तो जो परिवर्तित प्राइस है उसको चालू करेंट प्राइस, और जो स्थिर है उसको फिक्स प्राइस कहते हैं। हो गया, फॉर्मूला यही है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। वर्तमान में आधार वर्ष या बेस ईयर जो थोक मूल्य में निर्धारित किया जाता है, वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है। चले, और अब आते हैं अंतिम पॉइंट, वो है माप के आधार पर मुद्रास्फीति का प्रकार जो है। माप मतलब 4% होगा तो उसको कौन सा इन्फ्लेशन कहेंगे, 1% होगा तो उसको कौन सा इन्फ्लेशन कहेंगे। तो माप के आधार पर मुद्रास्फीति का प्रकार, पहला है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। क्रीपिंग, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्रीपिंग, सांप के आकार की तरह चलना। तो रेंगती हुई इन्फ्लेशन क्या होगा, मतलब धीरे धीरे इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, जिसका कुछ विशेष प्रभाव बाजार पर दिखलाई नहीं पड़ना। और इस स्थिति में जो इन्फ्लेशन है वो अच्छा माना जाता है। क्यों अच्छा माना रहा है, धीरे धीरे डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगा तो उत्पादन वर्ग अपने उत्पादन में क्या कर देगा, वृद्धि करेगा। तो उत्पादन वर्ग अपने उत्पादन में वृद्धि करेगा तो रोजगार में भी क्या हो जाएगी, सृजन हो जाएगी। तो वह किसी भी देश के लिए क्या होता है, अच्छा माना जाता है। तो नोट करके लिख लीजिएगा कि इस स्थिति में मुद्रास्फीति की दर, इस स्थिति में मुद्रास्फीति की दर 3% तक होता है। अर्थात 0 से 3 तक होगा तो क्या कहेंगे, रेंगते हुए 3% तक होता है। यह स्थिति किसी भी देश के लिए अच्छा माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और इसमें रोजगार के सृजन में भी, वृद्धि होता है। दूसरा क्या हो जाएगा, रेंगने के बाद बच्चा क्या करता है, चलता है। तो चलती हुई, वॉकिंग, चलती हुई मुद्रास्फीति। मतलब पहले से इन्फ्लेशन के दर में क्या आ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अर्थात 5% तक अगर इन्फ्लेशन है तो उसको क्या कहेंगे, चलना। यह कुछ हद तक जो है अच्छा माना नहीं जाता है। तो दूसरा है चलती हुई मुद्रास्फीति।
लिखिए, वैसी स्थिति जो रेंगती हुई स्थिति की अपेक्षा, जो रेंगती हुई स्थिति की अपेक्षा अधिक तेजी से आगे बढ़े, अधिक तेजी से आगे बढ़े, उसे हम चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। उसे हम चलती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। इसमें मुद्रास्फीति का माप 3 से 5% होता है। 3 से 5% होता है। और अंतिम है, जब आदमी चल लेता है तो क्या करता है? दौड़ता है। तो दौड़ती हुई मुद्रास्फीति क्या हो जाएगा? काफी तेजी गति से चलना है। इसमें कहा जाता है कि 5% से ऊपर अगर इन्फ्लेशन है तो उसको क्या कहेंगे? दौड़ती हुई इन्फ्लेशन। तो लिख लीजिएगा 5% से अधिक। मैक्सिमम की कोई सीमा, कोई निश्चित नहीं है। और यह स्थिति किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। यह स्थिति किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो यह था आपका इन्फ्लेशन। आप जाएं, सवाल 100% बनेगा। चलिए।